नमस्कार, आप देख रहे हैं एनकाउंटर। सहयोगी योगेश शर्मा के साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। वसुंधरा राजे को भावी सीएम फेस बताने वाले बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर निकाल दिया गया। रोहिताश शर्मा आज हमारे बेहद खास मेहमान हैं। एनकाउंटर सीरीज में बीजेपी प्रदेश इकाई के खिलाफ उन्होंने जमकर आग उगली, जिसके बाद अनुशासनहीनता का पहले उन्हें नोटिस थमाया गया प्रदेश इकाई की तरफ से और उसके बाद उन्हें निष्कासित कर दिया गया। तेज तर्रार रोहिताश शर्मा हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। शुरू करते हैं तीखे सवाल। और आप पर आरोप है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के खिलाफ आपने जहर बहुत उगला, अनुशासन भंग किया आपने, ये तमाम आरोप हैं आपके, क्या कहेंगे? देखिए श्वेता जी, ये बहुत ही गलत मेरे ऊपर आरोप आप मढ़ने जा रही हो। एक्चुअली ये आरोप तो मुझे मढ़ने चाहिए थे कि अनुशासनहीनता के नाम पर मुझे पार्टी से निकाला गया, और जिन लोगों ने निकाला, जो प्रदेश अध्यक्ष जी खुद अनुशासनहीनता कर चुके हैं, तो जो खुद अनुशासनहीनता कर रहा हो व्यक्ति, वो दूसरों को अनुशासनहीनता का क्या पाठ पढ़ाएगा? ये खुद इन्होंने 20 साल पहले जब ये युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, तो इन्होंने न केवल पार्टी के खिलाफ गाली गलौज किया, बल्कि इन्होंने भैरू सिंह शेखावत को कहा कि उन्होंने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, गुलाब जी कटारिया ने पीठ में छुरा घोंपा, राजेंद्र राठौड़ ने पीठ में छुरा घोंपा, चतुर्वेदी जी ने पीठ में छुरा घोंपा, और भंवरलाल शर्मा ने पीठ में छुरा घोंपा, और न जाने किन कारणों से मेरा टिकट काट दिया गया और किस इंटरेस्ट में दूसरों को टिकट दे दिया, और जिनका कोई बीजेपी की रीति नीति में विश्वास नहीं। जब बीजेपी की रीति नीति में जिसका विश्वास है और वो ये हमको कह रहा है कि मेरा टिकट काट दिया, जब टिकट कट गया तो फिर इनकी अनुशासन की बात कहाँ रह गई इनमें? ये तो खुद नहीं अनुशासनहीन कर चुका। लेकिन अनर्गल टिप्पणी तो आपने भी की, आप उसे मानेंगे? आप कोई अनर्गल टिप्पणी नहीं, मैंने ये कहा कि ही इज ए न्यू मैन। रोहिता जी, एक बड़ा सवाल इस बात को लेकर है, अगर वसुंधरा राजे को बीजेपी सीएम फेस डिक्लेयर नहीं करती है और ये तय कर देती है कि बिना किसी सीएम फेस के चुनाव लड़ा जाएगा, तो क्या राजस्थान में कोई थर्ड फ्रंट की संभावनाएं सामने आती हैं क्या? देखो, मेरा विचार तो ये है, लेकिन मैं वसुंधरा जी को जानता हूँ। वो राजमाता सिंधिया की बेटी हैं और उन्होंने इस पार्टी को खून पूरा पसीने परिवार लगा करके इस पार्टी को सींचा है। वटवृक्ष का रूप जो आज बीजेपी का नजर आता है, ये उनके राजमाता विजयराजे जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये हमेशा अपनी माँ की फॉलोवर हैं और मैं नहीं समझता कि वो पार्टी छोड़कर चुनाव लड़ेंगी, ऐसा मैं नहीं सोचता। और लेकिन अगर हिम्मत कर जाए, अगर ये हिम्मत कर जाए तो ये बंगाल वाली दीदी से कम नहीं है, स्वीप कर जाए अगर हिम्मत कर जाए तो, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या आप सही बात, सीधी बात बोलते हैं, लोगों को बुरी लगे तो वो विवाद हो जाता है। आज मैं कोई गलत नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ वसुंधरा ही लीडर है, इसमें क्या बुराई है ही लीडर। अब नहीं तो अब दिखा देंगे। अब देखो, जब यात्रा होगी तो ये लोग बिलों में घुस जाएंगे सारी, जब मैडम की यात्रा होगी। आने वाला वक्त बहुत कुछ कह देगा। आने 2 महीने में तमाशा दिखा देंगे, हम 2 महीने में तमाशा दिखा देंगे। रोहिता जी, सवाल ये है कि बीजेपी पार्टी में डिफरेंस कही जाती है, आपका पूरा व्यवहार गैर अनुशासनात्मक था, क्योंकि बीजेपी अनुशासनात्मक पार्टी कही जाती है, और ऐसा पहली बार नहीं है। भंवर जितेंद्र सिंह का आपने साथ दिया था एक बार, जब लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा, उस वक्त भी आप पार्टी के खिलाफ गए थे, आपके ऊपर भी उस वक्त भी कार्रवाई हुई। तो बीजेपी की रीति नीति आपका जो स्टाइल है उससे मैच नहीं करती। देखिए, ऐसा नहीं है। जब मैं बीजेपी में आया था तो मैं अपने आप को बीएसपी कहता था, बीइंग मिनिस्टर, क्योंकि कोalition गवर्नमेंट बनी थी और हमने भैरू सिंह जी का साथ दिया था। मात्र इस बात के लिए साथ दिया था कि भैरू सिंह जी ने 2.5 साल में इमरजेंसी के बाद जो सरकार बनी पहली 77 से 80 में, उसके भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने अंत्योदय योजना चलाई, आपको जानकारी भी है, आपको तो ज़्यादा जानकारी भी है कि मैं बीएसपी कहता था अपने आप को, भैरू सिंह शेखावत पार्टी। बिल्कुल कहते थे। मैं कभी बीजेपी नहीं कहता था, मैं बीएसपी कहता था। और धीरे धीरे फिर ओम प्रकाश जी माथुर और दूसरे लोगों के व्यवहार से मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं
परिवार में आ गया। मेरे मित्र मंडली बढ़ती चली गई, राजेंद्र भी थे जिनमें, और देवी सिंह भाटी थे, तो मेरा मन लगने लग गया। उसके बाद मैं बीजेपी का बन गया, उसके बाद मैं बीजेपी का बना। पहले मैं बीजेपी का नहीं था, और मैंने कुछ कंडीशन भी रखी थी कि मैं आपका साथ दे दूंगा। ठीक है। आपने 2023 में वसुंधरा राजे को सीएम बनाने को लेकर जन्मदिन से, अपने ही जन्मदिन से मिशन वसुंधरा की शुरुआत कर दी, वो भी बाकायदा मंच बनाकर। क्या आपने इसे शुरू करने से पहले वसुंधरा राजे से पूछा या अपनी मर्जी से ये किया? देखिए श्वेता जी, मैं अपनी मर्जी का मैं सेल्फ मेड पॉलिटिकल कार्यकर्ता हूँ। मुझे बढ़ाने में ईश्वर का आशीर्वाद है, और मैं अपनी सूझबूझ सोच से वफादारी के दम पर, मगर किसी का भी रहेंगे तो वफादार बन के रहेंगे। और जब मैं वफादार हूँ तो फिर मुझे क्या करना है ये मुझे ही तय करना होता, मैं अगले से नहीं पूछता कि मैं। लेकिन उनके लिए ही तो उनको सीएम बनाना चाहते हैं, उसके लिए लगातार आप बयान भी देते हैं उनके पक्ष में। हाँ, आपकी ईमानदारी उनके प्रति नजर आती है, उसमें कोई शक नहीं, कोई सवाल नहीं है। लेकिन फिर भी जब उन्हीं के लिए है तो क्या उनसे बातचीत हुई थी? क्या पूछा था? मैंने उनसे पूछा ही तक नहीं, और मैं उनसे सिर्फ फोन भी जब करता हूँ तो 2 सेकंड के लिए बात करता हूँ, आप जयपुर कब आ रहे हो और कब नहीं आ रहे हो। मैं ना किसी की सुनता, वो मुझे अगर समझाएं तो भी मैं नहीं समझता, मैं वही बोलूँगा जो मेरे मन में ठान रखी है। रोहिता जी, कैसे आप इस काम को करेंगे? मैडम के लिए कैसे मुहिम चलाएंगे? क्योंकि आप अलवर जिले से ताल्लुक़ रखते हैं और पूरे प्रदेश भर में आपकी स्वीकार्यता को लेकर सवाल है। देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने सही नब्ज को पहचाना है। मैं थोड़ा आयुर्वेद भी पढ़ा हूँ, बिल्कुल पढ़ा। तो मैं नब्ज पहचानता हूँ जनता की, कि मेरा बर्थडे मैंने कितना मनाया, कितने बर्थडे मनाए। मैं ज़्यादा महत्व भी नहीं देता बर्थडे को, पर इस बार जो मेरा बर्थडे था वो मैंने नहीं मनाया। जब मेरे को पार्टी से निकाल दिया तो एक ज़बरदस्त सहानुभूति आई, ऐसे आई जैसे 93 में जब मेरा टिकट कटा, कांग्रेस से काट कर रमा पायलट जी को मिल गया था, तब लोगों में एक सहानुभूति आई। मुझे घर से उठा के ले गए, फार्म भी आप ही भरवा दिया, और मेरे तो दस्तखत ही हुए, लोगों ने चुनाव भी आप ही लड़ा। तो ऐसे मेरे बर्थडे को मनाएंगे। अब बर्थडे को मनाएंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते, हमने किसी को कहा ही नहीं। और मेरे इस बर्थडे पर जो भीड़ थी, ऐसी भीड़ बानसूर के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। मुख्यमंत्री भी आ लिए और नेताओं के दौरे हो लिए, पर इतनी भीड़ कभी नहीं आई, स्वतः ही आई, लोग चल तो के। ताकत भी तो दिखाई थी। तो वो ताकत का मतलब ये है कि सब लोग चाहते थे, वो उनमें ज्यादातर वही लोग थे कि मेरा इश्यू जो मैं उठा रहा हूँ वो सही है, कि वसुंधरा ही नेता है। बीजेपी में इतने सीएम फेस हैं, माना जाए तो दर्जन भर करीब होंगे, और अभी केंद्रीय मंत्री जिनका जिक्र भी आप कर रहे थे, उन्होंने भी यहाँ पर आशीर्वाद यात्रा निकाली है। इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं, जबकि आप तो कहते हैं कि हमारी एक ही लीडर है? दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर बार बार विपक्ष को घेरने की भी कोशिश करती है। क्या आपको लगता है कि ये सही है, इससे कोई फायदा है या बीजेपी को नुकसान है? नहीं, वसुंधरा जी के लिए अगर हम पब्लिक में जाते हैं तो पब्लिक हमारा स्वागत करती है, वेलकम करती है, और आश्वस्त भी करती है, भाई वसुंधरा जी के हम साथ हैं, वसुंधरा जी को ले आओ, वसुंधरा जी को ले आओ। वसुंधरा जी की डिमांड है, इन और नेताओं की डिमांड नहीं। तो ये जो दर्जन भर नेता हैं जो अपने आप को सीएम के तौर पर देखते हैं, भावी सीएम के तौर पर, तो क्या ये सिर्फ सपने? नहीं, पॉलिटिकल कार्यकर्ता हर आदमी ये सोचता है कि मैं भी चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, तो मन के लड्डू फीका तो होते ही नहीं, वो तो मन में तो सजोए रखता है। लेकिन नेता वही बनता है जिसको पब्लिक चाहती है। लेकिन इसी पर एक सवाल है, कांग्रेस का आरोप है कि सतीश पुनिया ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के समक्ष सरेंडर कर दिया। क्या ये इस यात्रा के दौरान नजर आया, या ये आरोप अगर लगा रही है कांग्रेस तो क्या आप इसे सही मानते हैं? नहीं, ये आरोप तो गलत है। कोई राजनीति में इतना आसानी से सरेंडर नहीं करता, कोई ना कोई रास्ता ढूंढता है। पूनिया जी सरेंडर करने वाले नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि भूपेंद्र यादव की इस यात्रा से एक फायदा हुआ कि वसुंधरा जी का फोटो जो 20-30% कुछ कार्यकर्ता, चाहे वो जात बिरादरीवाद की बात हो, चाहे केंद्र के इशारे से हो, जो वसुंधरा जी की फोटो से मुंह फेर रखा था जिन्होंने, होर्डिंग से भी गायब कर दिया। हाँ, होर्डिंग से भी गायब कर दिया था। तो भूपेंद्र यादव आए तो उनके रथ पर वसुंधरा जी का फोटो था, और उन्होंने यह मैसेज भी किया, बीजेपी कार्यालय में मैसेज भी था कि भाई जो रथ तो बीजेपी कार्यालय ने तैयार किया था, इसमें वसुंधरा जी का फोटो लगाया जाए। और वसुंधरा जी के नारे इनकी वजह से नहीं, जनता ने स्वतः ही नारे लगाए
खुद ही नारे लगाए। इनके तो नारे नहीं लगे। सतीश जी पूनिया इस मीटिंग में आए भी हैं कि नहीं, किसी ने नोटिस ही नहीं किया। रोहिताज जी, एक हालत ये सबसे बड़ी बात जो आरोप आप पे हमेशा लगते हैं कि आप विवादों में रहते हैं। आपके परम मित्र हैं राजेंद्र राठौड़, एक अलहदा राजनीति आपने की, उनसे पूरे आपके रिश्ते आज भी निभा रहे हैं। लेकिन जो वसुंधरा जी के कहे जाते हैं, डॉक्टर जसवंत हुए, हेम सिंह बढ़ाना हुए, इनसे आपका अलवर जिले में हमेशा विवाद रहा। देखो, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैंने जो भैरू सिंह जी से कहा था, साहब मैं कास्टिस्ट लोगों की मदद कभी भी नहीं करूंगा। जो जात बिरादरीवादी लोग हैं मैं उनके साथ नहीं हूँगा। कास्टिस्ट लोगों की मैं मदद, कल को मैं बीजेपी में हूँ और आपने बीजेपी का टिकट दे दिया किसी को कास्टिस्ट को, तो मैं मदद नहीं करूँगा। तो मैं ये जो जात बिरादरीवादी इनका सोच, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है टिकट की? इनकी बिरादरी के वोट हैं तो टिकट मिल जाता है इनको। अगर इनकी बिरादरी के वोट नहीं तो एक स्वतः ही चुनाव टिकट ही नहीं मांगे ये लोग। तो ये पॉलिटिक्स नेता नहीं हो सकते। एमएलए एमपी तो बन जाते हैं जात बिरादरी की ताकत पर नेता नहीं बन सकते। नेता बनने का हो रहा होता लेकिन आपकी विचारधारा बदली है कि नहीं बदली, या अभी भी इनके प्रति आपकी ऐसी नहीं? बेरुखी बीजेपी है? में बहुत से अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से मेरे मन में है कि कांग्रेस से तो बेटर लोग हैं। कांग्रेस में तो अब वो लोग रहे ही नहीं। आज कांग्रेस में अशोक गहलोत साहब को कोई छोड़ दे, निकाल दे, तो कांग्रेस में तो कोई नेता ही नहीं बचा। नहीं, लेकिन इसमें एक मेरा सवाल ये है कि आप जातिगत राजनीति करने वालों के खिलाफ है, ये सर्टिफिकेट आप कैसे दे सकते हैं? क्योंकि आप मान लीजिए आप मार्शल कास्ट में पैदा नहीं हुए, तो इसमें जो हुआ उसका क्या दोष? नहीं, उसका दोष ये है, जैसे बहुत सारे हैं, जैसे घासीराम यादव थे जी, वो अहीर थे, पर घासीराम यादव पर कोई आरोप नहीं लग सकता कि वो जातिवादी थे। लेकिन तब में और अब में बहुत फर्क भी तो आ गया है, राजनीति में भी, वोट बैंक के भी। आज भी बहुत है। अभी इसमें ये जो बहरोड का एमएलए है, मैं उस बात में नहीं जाता कि उछल कूद करता है, भाग दौड़ क्या भी करता है, वो उसकी अपनी पॉलिटिक्स, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि वो कास्टिस्ट नहीं है, सब जातों को साथ लेके चल। रोहिताज जी, डॉक्टर किरोड़ी मीणा की बात करें, वो कहते हैं कि वसुंधरा राजे वास्तविक नेता है। यही सुर राजेंद्र राठौर के भी नजर आते हैं। प्रहलाद गुंजल ने भी ये बात यहाँ पर रखी है। तो दूसरी तरफ कहें कि कैलाश मेघवाल हैं, वो भी ये मानते हैं, क्योंकि दबी जुबानी से ही कई नेता बोलते हैं और कई खुलकर आकर सामने बोलते हैं। क्या कभी भविष्य में ऐसा होगा कि ये सभी एक मंच पर आएंगे, और होगा तो कब? देखिए, जिन दो आदमियों का नाम लिया आपने, प्रहलाद गुंजल का और किरोड़ी लाल मीणा का, ये भी सेल्फ मेड लीडर हैं। ये दूसरी बात है, सौभाग्यशाली है कि इनका ऐसी जात बिरादरी में जन्म हो गया कि इनको सोना और सुहागा डबल बेनिफिट हो गया। एक तो खुद बहुत बहादुर है और दूसरा इनके साथ कास्ट बेस भी हो गया। लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूं कि किरोड़ी लाल में जरा भी कहीं कोई गड़बड़ी लोगों में या समाज में कहीं नज़र आती है तो वो इश्यू को खुद पिकअप करता है, उठा लेता है, आगे बढ़ करके जनता की सेवा में खड़ा रहता है। तो इसलिए मीणों में बहुत बड़े बड़े अफसर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हुए, लेकिन किरोड़ी लाल के मुकाबले में, कैप्टन छुट्टन लाल के मुकाबले में मीणों में ये दो ही नेता हुए। बाकी और कोई दूसरा नेता इनके पल्ला ही नहीं पकड़ सकता, बहुत पीछे है। ठीक, प्रहलाद गुंजल की मैं भी बहुत तारीफ करूंगा कि मेरे चुनाव में जितने बीजेपी के गुजर नेता मेरी मदद में आए थे, और जब पोलिंग वाले दिन सब भाग गए, प्रहलाद गुंजल वहाँ अड़ा रहा और एक बूथ पर गुजरों से न केवल उसने पूरी लड़ाई लड़ी, लोहा लिया, बल्कि मेरे उस बूथ को कैप्चर होने से बचाया। वो इसलिए उसमें जात बिरादरीवादी नहीं है प्रहलाद गुंजल। लेकिन ये सभी एक ही बात कह रहे हैं ना, वसुंधरा राजे की तारीफ। एक भले शब्द अलग अलग हो, लेकिन कहीं ना कहीं मंशा एक ही नजर आती है इनकी बातों में। तो क्या आपको लगता है कि एक मंच पे कभी एक साथ ही नजर आएंगे जिस राह पर आप हैं? ये तो किरोड़ी लाल ने भी कहा, उन्होंने भी कहा कि मैं विचारधारा का आदमी हूँ। तो वसुंधरा जी आज कोई विचारधारा से बाहर तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, तो बीजेपी से ही तो लड़ेंगे। तो एक मंच पर आएंगे ना, सब एक मंच पर। नहीं, श्वेता पूछ रही कि उससे पहले आप लोग कोई मंच एक साथ कोई साझा कार्यक्रम कर सकते हैं क्या? वो तो बात की बात है, अब चुनाव होंगे ये सब। राजनीति तो परिस्थितियों का खेल है कि न जाने कब क्या परिस्थिति बने और क्या रोल अदा करना पड़ जाए। तो पॉलिटिशियन तो हीरो होता है, उसका रोल क्या हो ये तो लीडर तय करता है। रोहिताज जी, पंडित नवल किशोर शर्मा की पाठशाला में आप पढ़े, कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आए, फिर भैरव सिंह शेखावत की स्कूल में आपने दाखिला लिया, फिर आगे चलकर आप वसुंधरा राजे के फॉलोअर हो गए,
उनके कट्टर समर्थक हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कभी आपकी पटरी हार्डकोर संघनिष्ठ नेताओं के साथ नहीं बैठी और यही कारण है कि आपको अलग थलग देखा गया। देखिए, ऐसा नहीं है, आज भी मेरी प्रायोरिटी फिक्स है। जब मुझे भैरू सिंह जी शेखावत ने कहा कि भाई रोहितास, तुम 4-5 लोग हरदेव जोशी और नवल किशोर शर्मा के शिष्य हो, उनके आदमी हो, अगर कांग्रेस, हालांकि ब्राह्मण को कांग्रेस चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना चाहती, पर तुम लोगों की वजह से हरदेव जोशी और नवल किशोर शर्मा में से किसी को लीडर बना सकती है, 93 की बात है, तो ऐसी सूरत में तुम्हारा क्या होगा। तब मैंने उनको साफ जवाब दिया था, और ओम जी माथुर और भंवरलाल जी तो रहे नहीं उनके सामने, रामदास जी थे, रामदास जी भी नहीं रहे। तो मैंने कहा था कि साहब, अगर उनको हरदेव जोशी जी को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं तो हम साथ नहीं देंगे, हम आपका ही साथ देंगे। वो इसलिए नहीं देंगे कि उनसे ना चला जाए, न फिरा जाए, न देखा जाए, बहुत वृद्ध हो चुके थे, सहारा लेकर चलते थे। ऐसी सूरत में हमको प्रदेश के हितों का ध्यान रख करके और हम आप ही का सहयोग करेंगे। अगर नवल किशोर शर्मा को अगर लीडर बना दिया तो हम आपके साथ किसी भी सूरत में नहीं रहेंगे। रोहितास जी, आपके मौजूदा कार्यकलापों को लेकर आपके जो विरोधी है वो साफ साफ ये कहते हैं कि वसुंधरा राजे का नाम आगे कर आप अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। मैं तो चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहता, मैं कौन कहता है। वसुंधरा जी को तो हम चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। मैं तो चीफ मिनिस्टर की ना रेस में हूँ, ना कभी सोच सकता। हम तो वसुंधरा जी के भगत इसलिए हैं श्वेता जी कि जब मैं चुनाव हार गया तो हमारे दोस्तों ने सब अपने अपना तो जामा पहन लिया और हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो ये वसुंधरा जी थी कि वे रोहतास अकेला रह गया चौकड़ी में, बाकी सब बन गए। मुझे बुलाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया और मुझे बनाया, तो मैं उनके इस ठीक है। लेकिन आप पर आरोप ये भी लगते हैं कि आप उस सीटों को चुनते हैं चुनाव लड़ने के लिए जहां पर आधार नहीं होता, सामाजिक आधार की बात कर रहे हैं। थानागाजी में भी मौजूदा विधायक का टिकट आपकी वजह से काटा गया। मेरे को तो देते हैं जहां कोई नहीं लड़ना चाहता, जहां बीजेपी का कैंडिडेट, पायलट के खिलाफ बीजेपी के पास कोई उम्मीदवार नहीं था, तो हमने कहा जहां कोई नहीं लड़ सके वहां मुझे लड़ाओ। यानी कि ये आपकी चॉइस नहीं होती है, वहां से जहां नहीं, मेरी चॉइस होती है। मुझे कुश्ती करना पसंद है, लड़ना अच्छा लगता है मुझे। मैं थाली लेकिन कोई भी होगा अगर चुनाव लड़ेगा वो जीतने के लिए लड़ना चाहेगा। मैं भी जीतने के लिए, तो जब कोई नहीं खड़ा होना चाहता, आपका आधार अगर वहां पर मेरी बात सुनो। मुझे तो पायलट साहब भी रावण कह के बोलते थे। उन्होंने कहा कि तू रावण है, 10 भुजा से चुनाव लड़ता है। और पायलट साहब को करीब करीब सब जानते हैं। पायलट साहब जैसा सच्चा आदमी कोई नहीं। जब वो मेरे से, मैं 5000 समथिंग से हार गया था, 6500 से हारा था, तो पायलट साहब ने कहा कि मैं चुनाव जीता नहीं हूँ, भगवान ने मेरी रक्षा की है और मेरे को आकर के और मेरे को शाबाशी दी। नहीं, लेकिन ये कहा जाता है उस समय दौसा की राजनीति में जब आपको लाया गया था, आप दौसा के थे नहीं, आपको चुनाव लड़ाया गया और बहुत ही विराट शख्सियत राजेश पायलट के सामने, तो उस दौर में कहा गया कि बैकबोन पंडित जी थे। इस बात में कितनी सच्चाई है? पंडित जी का सहयोग मेरे साथ था, इसमें कोई दो राय नहीं। पंडित जी का आशीर्वाद था। और पर पायलट साहब बहुत, वो भी खुद डेमोक्रेट थे, वो आज के लोगों की तरह डिंग नहीं हाँकते। लेकिन रोहितास जी, आपके साथ विवाद भी बहुत जुड़े होते हैं, उन्हें लेकर आप क्या कहेंगे? ऑडियो प्रकरण की बात करें या अन्य मुद्दे, ये क्या विवाद अपने आप जुड़ जाते हैं या विवादों में रहना आपको पसंद है? देखो, आजकल कोई सच्ची कहेगा तो उसको लोग विवादों में घसीटते हैं। बिल्कुल। कांग्रेस की हम बात कर लेते हैं। कांग्रेस में जो सियासत चल रही है वो भी सुलझी हुई नहीं है। पशुपेश में आला कमान है, गुटबाजी यहाँ पर चल रही है, बहुत कुछ है जो बीजेपी के लिए भी मुद्दा बना रहता है। क्या आपको लगता है कि इससे बीजेपी को कोई फायदा मिलेगा? नहीं, कांग्रेस को तो सारा फायदा, कांग्रेस का राज तो खत्म है। अब देखिए 60 सुपर चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री जी घर से बाहर नहीं निकल रहे, वो मुख्यमंत्री जी धृतराष्ट्र बने हुए बैठे हैं। क्यों? कि उनको पता है। एक बात मैं श्वेता जी कहना चाहता हूँ कि ये मुख्यमंत्री बेसिकली ऑनेस्ट रहा है जीवन में। नहीं रोहितास जी, क्या ये जो जंग है सीएम गहलोत की और सचिन पायलट के बीच, ये नुकसान पहुंचाएगी कांग्रेस को? इस जंग के कारण ही ये छूट एमएलए को मिल गई। अगर ये जंग नहीं होती आपस में तो ये छूट नहीं मिलती। क्योंकि गहलोत का पहले टेन्योर भी देखा तो पहले वाले टेन्योर में ये इतनी एमएलए को छूट नहीं थी जो इस बार जो छूट, और ये जंग के कारण है। वो सारे एमएलए धमकी देते हैं, काम मेरा करो नहीं तो मैं
पायलट साहब के पास जाता हूँ। लेकिन रोहिताज जी, बड़ा सवाल ये है कि किसान आंदोलन, कुछ हिस्सा राजस्थान का भी बड़ा उद्वेलित है, जो आंदोलन किसानों का चल रहा है, आपका इलाका भी प्रभावित है और वहाँ पर केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन चल रहे हैं, तो क्या इसका फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा? देखिए, किसान आंदोलन का कांग्रेस को फायदा मिले या ना मिले, लेकिन ये निश्चित है कि बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर प्रधानमंत्री जी, देखो प्रधानमंत्री जी कोई राजा महाराजा तो है नहीं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, उनको जनता के जो इस तरह से एक किसान बैठे हैं उनसे बात करनी चाहिए। रोहिताज जी, आखिरी सवाल आपसे है। वसुंधरा जी मजाक में आपसे कई बार कहती है कि आप इंटरनेशनल लीडर हो। मेरा सवाल ये है कि रोहिताज शर्मा खुद को कहाँ पाता है राजनीतिक तौर पर? रोहिताज शर्मा आप क्या करना चाहेगा, कैसे अब अपनी खोई हुई ऊर्जा को हासिल करेगा, क्योंकि उम्र भी अब धीरे धीरे आपकी बढ़ती जा रही है? मेरे मित्र मंडली, हर किसी कंट्री में कोई ना कोई दोस्त मिल जाता है, तो कभी ये राजनेता लोग जाते हैं तो मैं भी उनको टेलीफोन कर देता हूं, तो एयरपोर्ट पर रिसीव करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा कोई मैं इंटरनेशनल लीडर नहीं हूं, लेकिन मेरे यार दोस्त सब जगह हैं। लेकिन मेरी जो मेन सोच है वो ये है कि मैं लॉयल्टी, मेरे पास सबसे बड़ा हथियार है। मैं जिसके पास भी हूँ मैं लॉयल रहता हूँ, और लॉयल में अगर मेरा नेता अगर कुछ बन जाता है तो नेचुरली मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरा मिशन पूरा हो गया। मेरा यही मिशन है, गरीब घर में पैदा हुआ, मंत्री बन गया, चीफ मिनिस्टर का मैं बनना नहीं चाहता, तो मेरे से ज़्यादा भाग्यशाली कौन हो सकता है? तो मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ और सही बात कहता हूँ। रोहिताज शर्मा जी, कई बातें उनसे हुई, सदे हुए सवालों का तीखा जवाब उन्होंने हमको दिया। एक ज़माने में जब ये परिवहन मंत्री हुआ करते थे भैरव सिंह शेखावत की सरकार में, तब इनको बेस्ट परिवहन मंत्री कहा गया और इनके कामों के कारण आज भी चर्चा रहती है राजस्थान की राजनीति में। बहरहाल अब हम विदा लेंगे और मैं और श्वेता मिश्रा फिर आपके साथ एनकाउंटर के अगले सीरीज़ में हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ।